स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स दो पार्ट हमारे SN1 एंड SN2, इन दोनों रिएक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे कि किस तरह से पहचाना जाता है कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी और कौन सी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं SN1 और SN2 का डिफरेंशिएशन किस तरह से देखा जाए और इम्पोर्टेंट फीचर क्या क्या हैं इसके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है SN1 रिएक्शन की यदि हम बात करें तो SN1 रिएक्शन दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन 2 स्टेप। जबकि SN2 की बात करें तो SN2 एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, इन 1 स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप 1 स्टेप तो हमने लिख लिया यहाँ पर। अब SN1 के लिए हम बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। अब जैसे ही आपने देखा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। कार्बोकेटाइन की बात करें तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी होता है, तो इसीलिए जब भी SN1 रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा तो इंटरमीडिएट अपने आप को रीअरेंज करेगा और रीअरेंज करने के बाद में उसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, और अच्छा चलिए यहाँ से हम देखें यदि मैं रिएक्टिविटी लिखना चाहता हूँ तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 की रिएक्टिविटी को मैं कंपेयर करता हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखा जा सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ तक। जबकि इसके अंदर सेकंड पॉइंट हम देखें यहाँ पर तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बन करके यहाँ पर बनता है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट का बनना क्राउडनेस पर डिपेंड करता है कि जितनी कम क्राउडनेस होगी उतना ट्रांजिशन स्टेट हमारा बहुत ही आसानी से बनता है। तो इसका मीनिंग है यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर रेट को यदि मैं लिखना चाहता हूँ तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्राउडनेस या स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इन जनरल यदि मैं एल्काइल हैलाइड के लिए लिखता हूँ यहाँ पर तो इसके लिए ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडनेस बहुत कम होगी। जबकि यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो कार्बोकेटाइन लिखा है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा होगा सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी 3 to 1 और 1 to 3 से ही आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, ये तो हमने कार्बोकेटाइन और ट्रांजिशन स्टेट तो यहीं पर देख लिया। अब आता है कि रिएक्शन के अंदर ऐसा क्या क्या चीज़ें गिवन होगी जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन SN1 से होगी या SN2 से। तो और देखिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन होती है वो होती है पोलर प्रोटिक मीडियम, यहाँ पर होना चाहिए पोलर प्रोटिक मीडियम होना चाहिए। अच्छा, कैसे पहचाने पोलर प्रोटिक मीडियम? जैसे H2O ले लीजिए, ROH ले लीजिए। पोलर का मीनिंग बॉन्ड पोलर होना चाहिए। जैसे हम बात करें H2O के लिए, ये H2O लिखा है यहाँ पर हमने, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो बॉन्ड तो पोलर भी दिखाई दे रहा है हमें। और प्रोटिक का मीनिंग है कि H+ आयन देना चाहिए, तो H+ आयन भी दे सकता है, तो पोलर प्रोटिक मीडियम। तो जब भी आपको पोलर प्रोटिक मीडियम दिख जाए तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी। SN2 में इसी की जगह देखा जाए तो SN2 के लिए SN2 की बहुत ही अच्छी पहचान है, इसका मीडियम पोलर एप्रोटिक मीडियम, पोलर एप्रोटिक मीडियम। पोलर एप्रोटिक मीडियम जैसे दिया जाए आपको एसीटोन, पोलर एप्रोटिक मीडियम का मीनिंग देखना चाहते तो देख सकते हैं यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ से देख सकते हैं आप कि इस पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड हमारा पोलर भी हो गया। और एप्रोटिक H+ आयन नहीं दे रहा है तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, पोलर एप्रोटिक मीडियम। ठीक है, यहाँ तक। और देखिए और कौन कौन से पोलर एप्रोटिक मीडियम हो सकते हैं, लिखा हुआ होगा DMF होता है डाई मिथाइल फॉर्ममाइड HC डबल बॉन्ड O N, एक कार्बन का अमाइड फॉर्ममाइड और इससे 2 CH3 जोड़ दीजिए तो डाई मिथाइल फॉर्ममाइड हो गया। या फिर आ जाए DMSO,
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या फिर ईथर, ये हमारे पोलर एप्रोटिक मीडियम। पोलर प्रोटिक मीडियम में SN1, पोलर एप्रोटिक मीडियम में देखा जाए तो पोलर एप्रोटिक मीडियम में SN2 रिएक्शन होगी। तो मीडियम को देख करके भी आप ये पहचान सकते हो कि रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगी। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, यदि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखें SN1 होगी, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल सभी चीज़ें पढ़ रखी हैं। जैसे इन जनरल में बात करूँ तो कार्बन डोनर या नाइट्रोजन डोनर आ जाएं तो वो कौन से होंगे हमारे, कार्बन डोनर या नाइट्रोजन डोनर आ जाएं तो वो कौन से होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अंदर आते हैं। जबकि ऑक्सीजन डोनर की बात करें तो ऑक्सीजन यदि डोनर है तो उस कंडीशन में कौन सा हो जाएगा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल को भी देख करके आप पहचान सकते हैं। और फिफ्थ कंडीशन की बात करें लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो लिविंग ग्रुप तो दोनों में ही बेटर होना चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। अच्छा, बेटर लिविंग ग्रुप में मैं कॉमन बता देता हूँ मैं आपको। बेटर लिविंग ग्रुप में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। Ri की रिएक्टिविटी की बात करें तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि आयोडाइड हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है, ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। इसके साथ में एक लिविंग ग्रुप एबिलिटी में एक एग्जाम्पल और आप याद रखेंगे, वो है एग्जाम्पल ये है हमारा NO2, इसे कहा जाता है नेसाइलेट कहा जाता है, नेसाइलेट ONS से भी इसे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास O-, ये है हमारा प्रोसाइलेट, शॉर्ट में OBS भी लिखा हुआ मिलेगा। और एक और आता है टोसाइलेट, O- एंड CH3 टोसाइलेट, इसे OTS से भी डिनोट किया जाता है। तो ये लिविंग ग्रुप आप ध्यान रखें। इनमें भी आप देख सकते हैं, इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है हमारा, नेसाइलेट ONS। देख सकते हैं क्यों है, रेजोनेंस तो सभी में तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। CH3 का प्लस आई इफेक्ट है तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, जबकि NO2 का यहाँ पर हम बात करें तो -m इफेक्ट है तो नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यदि बेटर लिविंग ग्रुप की हम बात करें तो बेटर लिविंग ग्रुप दोनों में ही होना चाहिए, SN1 और SN2 दोनों के अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा, SN1 रिएक्शन की बात करें तो सेम कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन एंड अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन, दोनों ही होता है। रिटेंशन एंड इन्वर्जन टेक प्लेस। रिटेंशन इन्वर्जन का मीनिंग है सेम कॉन्फ़िगरेशन जो रिएक्टेंट का है उसी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा तो उसे रिटेंशन कहा जाएगा, और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो उसे इन्वर्जन कहा जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें यहाँ पर कि इन्वर्जन प्रीडोमिनेंट होता है। प्रीडोमिनेंट का मतलब है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है और रिटेंशन प्रोडक्ट का अमाउंट कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। इसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है, तो अभी आगे चल करके हम SN1 SN2 इनका स्टीरियो पार्ट देखेंगे तो उसमें हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जबकि SN2 की बात करें तो SN2 में ओनली इन्वर्जन टेक प्लेस, ओनली इन्वर्जन टेक प्लेस, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है और इस इन्वर्जन को
वार्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है। इसका भी पर्टिकुलर रीज़न है, क्योंकि जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड जाके अटैक करता है 180 डिग्री एंगल पर, एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो 180 पर जब जाकर के अटैक करेगा तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ से ये SN1 SN2 का डिफरेंस और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम SN1 अलग से कम्प्लीटली पूरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ में, और उसके ठीक बाद हम SN2 और फिर कंपेरेटिव कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि SN1 कब दी जाती है, SN2 की किस तरह से दी जाती है, तो उनके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो यहाँ तक यदि आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, समझ में आ रहा है चीज़ों को, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।